अस्सलामुअलैकुम। खुल के बोल के साथ मैं वही मान नवाज। नाज़रीन, इंतखाबात को एक साल होने वाला है। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान के मकाम पर जलसा करने का ऐलान किया है। तो वहीं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन क्रिकेट मैच भी उसी रोज कजाफी स्टेडियम लाहौर में है। अब देखना ये बाकी है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन क्या मैच पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आज शो में क्या क्या इंकशाफात किए हैं उन पर भी नजर दौड़ाएंगे। साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी कंफ्यूजन क्यों है और एक साल के दौरान इलेक्शन ऑडिट क्यों नहीं हुए और संजीदा लोगों के तबादले और जाली डिग्रियों को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमने मदु किया है सैयद कमर जैदी, रियाजुल हक, मजहर बरला, सलमान अनीस। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। कमर, आपकी जानिब आना चाहूंगी। 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान के मकाम पर तहरीक इंसाफ ने जलसे की मांग की है और हुकूमती नुमाइंदे कह रहे हैं कि उसी दिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन क्रिकेट मैच भी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या मैच पड़ेगा? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हुकूमत हमेशा से ये क्लेम करती है कि एक पार्टी जो है वो उसी दिन सब कुछ रख रही है जिस दिन हमारे यहाँ कोई ऐसा इवेंट होता है जिसको इंटरनेशनल कवरेज मिलनी होती है। पहले एससीओ की बात करें या फिर अभी क्रिकेट मैच की बात करें, आप पूरी दुनिया में देखें, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ क्या जब होती हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं कि जिनमें किसी पर्टिकुलर एक आप कह सकते हैं ऑडियंस का इंटरेक्शन हो, पार्टिसिपेंट्स मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हों, तो क्या उस एक्टिविटी के साथ दीगर एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती? पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं और पूरी दुनिया में एहतजाज का मकसद ये होता है कि वो एहतजाज के लिए एक जगह डेजिग्नेट कर दी जाती है, वो एहतजाज चलता रहता है, साथ साथ आपकी तमाम मुल्क की एक्टिविटीज़ भी चलती हैं। अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में, अगर आप एससीओ की भी बात करें, उस टाइम जो ये स्टांस लिया गया कि एससीओ हो रही है इस वजह से एहतजाज नहीं हो सकता, आपने खुद ही से तमाम शहर बंद कर दिया था, आपने खुद ही से इतने ज़्यादा कंटेनर्स लगा दिए थे, लोगों की मूवमेंट को आपने बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया था। फिर आप कहते हैं कि आप ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि आप उस इंटरनेशनल इवेंट को सबोताज करने की कोशिश करें, तो बड़ा वेग सा आर्ग्यूमेंट नजर आता है। अभी भी आप मीनार पाकिस्तान पे जलसा होने दें, क्या फर्क पड़ता है उसे? आप कजाफी स्टेडियम में मैच भी होता रहे। तो मेरा ख्याल से हुकूमत की ये जो पॉलिसी है ना, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए, एक बयानिया बनाने के लिए कि हम तो सब कुछ बेहतर चाहते हैं, ये तहरीक इंसाफ जो है ये रंग में भंग डालती है। रंग में भंग किस तरह से डालती है? ये हमेशा से उस दिन एहतजाज करती है जिस दिन कोई इंटरनेशनल इवेंट होना हो। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, पूरी दुनिया में साथ साथ दीगर एक्टिविटीज भी चल रही होती हैं, प्रोटेस्ट भी चल रहे होते हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक पार्टी को आपने दीवार से भी लगाया हुआ है, वो बेचारी पूरा साल गुजरने के बाद अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाह रही है कि भाई 180 सीटें थी हमारी और वो 180 सीटें जो हैं अब मंजर आम से गायब है। फॉर्म 45, फॉर्म 47 का इतना बड़ा तनाज़ा है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस है, उनका कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो बेचारे एहतजाज भी नहीं कर सकते। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन पे भी खसूसन मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूं कि आप उस आवाज़ को ही बंद करना चाहते हैं जो एक अपोजिशन की बड़ी आवाज़ है। इस मुल्क में सबसे बड़ी पार्टी है राइट नाउ पीटीआई, तो क्या कर सकते हैं? इस मुल्क में यही है, लाठी डंडे की सियासत है। आज 5 बजे तक इंतजामिया को फैसला करने का भी कहा गया था, क्या लगता है इजाजत मिलेगी? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट ने तो इजाजत नहीं दी है। मेरा नहीं ख्याल कि अब जो है कोई प्लान बी की तरफ पीटीआई आएगी, और प्लान बी ये है कि मुख्तलिफ अजला में जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, रैलियां निकालेंगे। लेकिन जो एक जलसे की बात की जा रही थी मीनार पाकिस्तान पे जलसे की, वो इजाजत नहीं मिली है। मुझे ये नहीं समझ आती किस चीज का खौफ है, किस चीज का डर है। डर इस चीज का है कि जो स्ट्रेंथ शो होगी, जो इस हुकूमत के खिलाफ लोग उठेंगे, अपनी आवाज को, अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराएंगे, वो एक बहुत बड़ा नंबर होगा। और उसी से हुकूमत डरती है कि कल को ये सड़कों पे आज जलसा करने आए हैं, कल धरना दे के बैठ गए तो हमारा तो आपको पता है कि सब कुछ लुट जाना है। तो ये बड़ा एक डर है। इसी वजह से आज वजीर आजम भी, आज का खिताब वजीर आजम का आप सुने, जिसमें वो ये कहते हैं कि डर के कि पॉलिसी का तसलसल होना चाहिए। पहले भी शब-खून मारा गया जमहूरियत पर, अब भी शब-खून मारा ना जाए। तो आप जो शब-खून मार के जमहूरियत पर आए हैं उस पर भी बड़े सवालात उठते हैं। अच्छा, रियाजुल हक साहब, मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी हैं, क्या समझते हैं ये दिन क्रिकेट के लिए मुख्तस करना उनका कोई सियासी एजेंडा? मोहसिन नकवी इस मुल्क के सब कुछ हैं, और मोहसिन नकवी ने अगर इस तरह का कोई मामला किया होगा तो उनसे कुछ भी बाइद है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह कंबर ने कहा,
ये सब चीजें साथ साथ चल सकती हैं। ये कोई इतना छोटा शहर नहीं है कि हम कहें कि ये चंद किलोमीटर का शहर है, तो अगर कहीं पे मुजाहिरा हो रहा है तो इससे कोई मसला मसाइल होगा। हुकूमत के पास जब से पीटीआई ने मुजाहिरों का और इस सिलसिले के आगाज का वो सिलसिला शुरू किया, अब तो खैर कुछ थम गया 27 नवंबर के बाद। लेकिन एक चीज बड़ी आसान है कि आप इनको एक जगह दे दें और ये जलसे जितना ये खेलते रहेंगे, ये खेलते रहेंगे। आप इनको जलसे की इजाजत ना देकर इनके रास्ते में रुकावटें डालकर मजीद इसको आप बहुत ज्यादा हाइप जो है उसकी क्रिएट कर देते हैं। और इतनी ज्यादा ग्रिड लॉक्स, रोड ब्लॉक्स, और फिर ये रास्ते बंद, वो रास्ते बंद, कंटेनरिस्तान बन जाते हैं शहर सारे। तो आप बाकायदा तौर पे एक किस्म का पहले से ही लोगों को बता देते कि हम इतने डरे हुए हैं, हम इतने बिफरे हुए हैं कि हम जनाब परेशान हैं, हम किसी को नहीं आने देंगे, और हम जो है वो ये बिल्कुल ये शो नहीं होने देंगे। तो आप खामखा में उसे कामयाब बनाते हैं। आप उनको करने दें। वही इमरान खान के दौर में पीपल्स पार्टी भी आई, लॉन्ग मार्च उन्होंने भी किया, नून लीग भी आई, और महंगाई मुकाओ मार्च वगैरह सारा कुछ हुआ, और इमरान खान ने उनको आने दिया और वो आए और करके चले गए जो मामला थे। लेकिन आप इस तरह रोक टोक के और इस तरह जो है वो डंडेबाजी करके खामखा में एक ऐसी पार्टी जो जो निस्बतन आप कमजोर है, जाहिर है उसके पास वो चीजें नहीं है, लीडरशिप उनकी जेल में है, तो ऐसा क्या वो लाखों का शो कर लेंगे कि आपको इतना खौफ है कि आप समझते हैं कि जनाब अगर वो उनको इजाजत मिल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत की, हुकूमती इदारों की, और जो इनके करता धरता है, ये उनकी कमजोरी की निशानी है कि ये उनको सांस भी लेने दे रहे। एक तरफ 8 फरवरी को जो कुछ हुआ और फिर 9 फरवरी को जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। तमाम जो इमरान खान के पीटीआई के नाक़िदीन भी हैं वो ये समझते हैं कि जो कुछ हुआ है 9 फरवरी को वो 8 फरवरी का बिल्कुल उलट था, और ये सबको मालूम है। लेकिन अगर कोई रोता है और आप उसे मारते भी हैं और वो रोता है और आप कह रहे हैं कि रोना भी नहीं है, तो इस तरह तो नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। आप पे भी टाइम आएगा। आपने कोई 10 साल का ठेका लिया हुआ है कि आप 10 साल के लिए यहाँ पे हैं, तो कम से कम लोगों को, पाकिस्तान को, ब्रीथ पाकिस्तान इस्लामाबाद में आजकल क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक जो है वो इवेंट भी हो रहा है 2 रोजा, लेकिन एक पॉलिटिकल जो है वो ब्रीदिंग स्पेस भी होनी चाहिए, और मैं ख्याल इसमें कोई हार नहीं है। तो सियासी तौर पे चीजों को जो है वो पोलिटिसाइज करना, और आम चीजों को, खेलों को भी, तो लोगों को जो है वो जीने दें, लोगों को उनका हक इस्तेमाल करने दें। उसके बाद अगर कोई इस तरह की कुछ शरारत करता है जो पाकिस्तान के और पाकिस्तान के इदारों के लिए और उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए मसला बनता है, उसका जरूर जो है सदेबाब होना चाहिए। मजहर साहब, आपको क्या लगता है अगर जलसे की इजाजत नहीं मिलती तो पीटीआई ने एहतजाज का भी ऐलान किया, ऐसी सूरत हाल में मजीद कशीदगी होगी? इससे कबल भी लाहौर में मवेशी मंडी के मकाम पर उनको जलसे की इजाजत मिली थी, तो क्या अब हुकूमत के पास कोई ऐसा लाएअमल मौजूद है? देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि दुनिया भर में मैचेस होते हैं, और ये सही फरमाया कमर ने कि बाकी एक्टिविटीज भी चल रही होती हैं। अब पाकिस्तान में जिस शहर में भी मैच हो, वहां के लोगों की जिंदगी अजाब बना दी जाती है। एक तो वो लोगों की जिंदगी अजाब नहीं बननी चाहिए। ये तफरी है तो तफरी को तफरी रहने देना चाहिए, अजाब नहीं बनाना चाहिए। अब जिन लोगों को मालूम है कि मीनारे पाकिस्तान और कजाफी स्टेडियम में कितना फासला है, वो यकीनन ये बात कहेंगे कि जलसे की इजाजत दे दें, चूंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और मैच भी होता रहे, ये लोग अपना जलसा भी कर लें। बल्कि इनके जो प्यारे तर्जमान हैं फैसल वाडा, उन्होंने तो कहा कि इजाजत दें जी, ये कौन सा भर लेंगे, इमरान खान तो है नहीं, तो ग्राउंड तो भरा नहीं जा सकेगा। तो मेरा ख्याल है फैसल वाडा का साहिब मशवरा है वो मान लेना चाहिए। वैसे भी वो जदीद दौर के नजूमी हैं, पहले से बातें बताते हैं। अब हमारे किसी दोस्त ने बात की अदलिया की। देखिए, यहाँ पे इंतजामिया के लोग, डीसी साहब जो हैं वो भी किसी को पूछ के फैसला करते हैं, और जजेस भी किसी को पूछ के फैसला करते हैं, और जो बराए नाम सियासी होते हैं, वजीर आजम है या वजीर आला है, वो भी किसी को पूछ के फैसले करते हैं। यानी इस मुल्क में बराए नाम जमहूरियत है। अदलिया का जो एहतराम है वो तो आपने देखा नहीं। वो जो 90 रोज वाले इलेक्शन वाली बात थी, तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई, किसी ने मानी नहीं। वो जो मखसूस नशिस्तों वाली बात हुई,
उस पे भी तौहीन हुई। तो अदलिया भी अपनी तौहीन का हिसाब नहीं लेती। देखिए, मुझसे या आपसे तो हिसाब ले लेंगे या रियाज साहब से ले लेंगे, लेकिन ये जो लोग हैं जिन्होंने तौहीन की है, और अब तो जजेस उस तरह भर्ती हो रहे हैं जैसे ये नायब तहसीलदार भर्ती होते हैं। वो 1985 और 88 में मियां नवाज शरीफ ने पंजाब के हर एमपीए को 2-2 ASI दिए और 2-2 नायब तहसीलदार दिए। वो गुंडे भर्ती हो गए और फिर पंजाब की जान बड़ी मुश्किल, शायद कुछ अभी भी लोग हों, छूटी कि वो लोग तरक्की करते करते कोई SSP बन गया, कोई DIG बन गया, कोई DC बन गया, कोई कमिश्नर बन गया। और असलियत उनकी ये थी कि वो कोई इम्तिहान दिए बगैर आए थे। तो अब तो जजेस भी इसी तरह बन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें जलसों की सियासत जो है एक पार्टी के लिए क्यों हम बंद करते हैं, बाकियों को क्यों इजाजत देते हैं? और अगर ये जलसे की इजाजत ना दी गई तो फिर ज्यादा कशीदगी फैलेगी। जाहिर है आपने खुद दावत दे दी कशीदगी की, वो फिर जगह जगह एहतजाज करेंगे, वो आपकी नफरी डिस्टर्ब हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के पास अगर अकल शऊर है तो ये उनको जलसा करने की इजाजत दे दे। और ये जो वैशी मंडी वाला मजाक है, ये तो देखिए जानबूझ के ये मजाक किया जाता था। ये भोंडा मजाक है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक आप मीनारे पाकिस्तान में इजाजत नहीं दे सकते, आप मोची दरवाजे में दे दें, आप नासिर बाग में दे दें, बल्कि मीनारे पाकिस्तान ही ठीक है, वो दूर है कदाफी स्टेडियम से बहुत। दुरुस्त फरमाया आपने मजहर साहब। सलमान साहब, तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को सवाबी में भी जलसा है, उस दिन तो पख्तूनख्वा से लोगों की आमद के इम्कान नहीं है, तो इस बार सूबे से हमले करने का बयानिया ना मिला तो पंजाब हुकूमत के पास क्या बयानिया होगा और पंजाब से लोग निकलेंगे और क्या निकलने की इजाज़त होगी? निकल के किधर जाएंगे ये तो खैर PTI खुद डिसाइड कर चुकी हुई है कि अपने ही शहर के अंदर जिस जिस जगह के ऊपर उनको लगता है कि इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई है वो अपने शहरों में और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे। तो जो 8 फरवरी की कॉल है वो भी बड़ी कॉन्सनट्रेटेड होगी। अब जो गुफ्तगू चल रही है, दोस्त सारे बात कर रहे हैं कि जी पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स होती हैं, पूरी दुनिया में मैचेस होते हैं, पाकिस्तान में भी हो जाएंगे, क्या मसला है? पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स के ऊपर लिबर्टी चौक की तरह गोलियां नहीं ना चलती भाईजान, प्लेयर्स को स्ट्रेचर्स के ऊपर डाल के वापस नहीं ना भेजना पड़ता। ऐ पाकिस्तान है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों की ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लैब्स है ये कब खत्म होगा? आप इतना लाइटली सारी चीज़ों को लेते हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर तो दूध की शहद की नहरें हैं। चाइनीज सिटीजन्स का खुले कत्ले आम हो रहा है कराची के अंदर। आपके प्रेसिडेंट वहाँ पे बैठे हुए हैं चाइनीज़ प्रीमियरशिप को ये यकीन दिलाने के लिए कि आप अपनी जो चाइनीज़ इमदाद है और अपने जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र आपने करना था और इंजीनियर्स को जो आपने भेजना था वो खौफ खतर भेजें, हम उनकी सिक्योरिटी इंश्योर कराएंगे। इस किस्म के मामलात के अंदर अच्छा फिर बात करेंगे जी वो तो इतनी दूर दूर जगह हैं, मसला ही कोई नहीं है, वो किधर कज़ाफ़ी स्टेडियम, किधर वहाँ पे मीनारे पाकिस्तान। मेरा भाई सबसे पहले आपने बात वहाँ से शुरू की है कि यहाँ पे मैचेस होते हैं, शहर के लोगों को एक वक्त पड़ जाता है। रावलपिंडी के अंदर मैच होता है जी हमारे यहाँ पे, आप यकीन करें कि रावलपिंडी के इस्लामाबाद के लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, एक्सपेंशन चल रही है, उसके बाद नैरो सड़कें हैं, अंदरून शहर के अंदर आप जाते हैं एक वबाल जान सारा का सारा बना हुआ होता है। लाहौरियों से पूछे ना क्या हाल होता है, रिगार्डलेस के वो लाहौर के कौन से हिस्से के अंदर से जो है वो आते हैं। जब मैच होता है कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, जब वहाँ पे इन्फ्लक्स होता है तो नेचुरली एक पूरा का पूरा आपके पास रश का और बाकी सारा समा बना हुआ होता है। तो उसके अंदर टॉप पे टॉप अगर आपने वहाँ पे प्रोटेस्ट भी करना है तो अल्लाह रहम ही करे, शहर लाहौर दा पता नहीं की बनेगा। फिर दूसरी जो तीसरी चीज़ हम हमेशा मिस कर देते हैं, वो मोहसिन नकवी साहब को भी बीच में पेल दिया कि भाईजान वो तो उन्होंने क्या सोच के ये 8 को रखवा दिया मैच। इंटरनेशनल मैचेस हैं, इंटरनेशनल टीम्स हैं, सारी चीज़ें पहले प्री डिसाइडेड होती हैं। PTI का अभी नहीं कंफर्म कि उन्होंने जलसा करना है या नहीं करना, मैच बहुत पहले से कंफर्म था कि ये होना है। तो सारी चीज़ों को एकदम से ही सारा वाइट वॉश ना किया करें। मैं समझ सकता हूँ कि PTI के जो दोस्त हैं वो यकीनन गुस्से में हैं, साल होने वाला है और वो यकीनन बराबर कराना चाहते होंगे लोकल मीडिया को भी, इंटरनेशनल मीडिया को भी, कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और उनका मैंडेट चोरी हुआ है। और जो मैंडेट उनका चोरी हुआ है फिर उसके लिए वो जो कानूनी चारक हुई है वो करें, फिर जाए जाके देखें, उसके ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जाएं, मुकदमे फेस करें। बिल्कुल ये होता रहे। फिर प्रोटेस्ट की बात करते हैं, अपना जो वक्त है वो भूल जाते हैं। बताएं ना तहरीक लबैक वालों के साथ क्या हुआ था जब PTI की गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी हुई थी, क्या उनके साथ ये सारा काम नहीं हुआ था? वो भी यहीं पे फैजाबाद पे ही थे ना। तो ऐसा नहीं है, जब आप गवर्नमेंट के अंदर होते हैं तो आपकी पॉलिसी बड़ी डिफरेंट होती है, बिकॉज यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल।
और उसके बाद जब आप ऑपोजिशन में जाते हैं तो फिर इसी किस्म का हू एंड क्राई, इसी किस्म का ठीक है शोर और सलमान साहब, दबदबा जो है वो ब्रेक डाला का जाता कहा है। जा रहा है। लेकिन उमर अयूब ने भी आज अहम इंकशाफ किए हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कमर, आपकी जानिब आना चाहूंगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी आज हमारे ही चैनल के एक शो में कहा कि हम भरपूर एहतजाज करेंगे, गोली खानी पड़ी तो हम खा लेंगे, हम तैयार हैं, लेकिन गुरेज नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, पीटीआई सड़कों पर आने की पोजीशन में है इस वक्त? देखिए, पीटीआई बिल्कुल सड़कों पे आने की पोजीशन में है और पीटीआई तो हमेशा से रही है। अगर आप देखें एहतजाज की उनकी सियासत देख लें तो 2013 से लेकर अभी 2025 आ गया और 2025 में हम देख रहे हैं कि मुसलसल ही एक एहतजाज है और मुसलसल एहतजाज में उनके 3 साल निकालने चलें। पीटीआई हमेशा से इस पोजीशन में रही है। उसकी वजूहत ये हैं कि पीटीआई के पास सिंस द डे फर्स्ट हमने देखा है कि क्राउड पुलिंग पावर है। इमरान खान साहब क्राउड को लीड करते हैं। वो जब हुकूमत में थे तब भी ऐसा लगता था कि अपोजिशन लीडर है, तो बहुत कम लोगों में, अभी मुस्लिम लीग नून से आप अगर कहें कि वो मीनार पाकिस्तान को भर के दिखा दें, तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो इस बात से मुत्तफिक होंगे कि वो खुद भी ये बातें करते हैं कि हमने अपनी जो है सियासत को कुर्बान कर दिया। बिकॉज राइट नाउ देयर इज नो वोट बैंक। आप आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लें, क्लीन स्वीप मिलेगा। मेरे भाई सलमान बात कर रहे थे कि जो है शहरों में दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं, यहीं पे पाकिस्तान में नो डाउट श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ है, बट वी नीड टू डिफ्रेंशिएट किस चीज़ में, दहशत गर्दी में। एक पॉलिटिकल एक्टिविटी अपनी जगह मीनारे पाकिस्तान पे होती रहे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दहशत गर्दी उसके खिलाफ मेरा ख्याल से तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं कि नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं पे होगा तो तमाम सियासी जमातों का बयानिया भी एक है कि दहशत गर्दी पाकिस्तान में नहीं होने देंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसका जवाज बनाकर किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोक दें। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अगर किसी जमात से ये स्पेस भी ले ली कि वो बिल्कुल बोल ना सकें, वो अपना एहतजाज ना रिकॉर्ड कर सकें, जो कुछ उनके साथ होता रहे चुप करके सहते रहे, तो मेरा ख्याल से ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। कल को इस पोजीशन में मुस्लिम लीग नून भी आएगी, पीपल्स पार्टी भी आएगी, दीगर जमातें भी आएंगी। उनके लिए ये स्पेस कम करना अभी मेरा ख्याल से राइट नाउ, ये कल को उनको देखना पड़ेगा। ये मामला उनके साथ होगा तो वो भी इसी तरह यूएन क्राई हम देखेंगे उसमें भी, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो कि नहीं होना चाहिए। साहब सिर्फ मुझे जी 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 दिमाग में बताएं, वो रुए जमीन में कौन सा आदमी है जो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का मुंह बंद करा सकता है या उनकी स्पेस उनसे ले सकता है? आगे प्लीज चलते जाएं हमारी तस्वीर के लिए। सलमान साहब ओ तो जदों तो जेल गया है ओदा मुंह नहीं बंद होया, जदों गवर्नमेंट है सी उन्होंने मुंह बंद नहीं होया। खुद ही आपने कह दिया कि वो गवर्नमेंट भी थे, ऑपोजिशन भी थे, वो बंदों को उठवाते भी खुद थे, पीका एक्ट का खुद इस्तेमाल भी करते थे, अभी रो भी खुद ही रहे हैं। तो खान साहब की आप क्या बात करें? उमर अयूब साहब की आपने बात की कि जी गोलियां खाएंगे, ओ पैनाडोल की गोलियां खाएंगे, जाके सो जाएंगे। क्या बात करते हैं आप लोग? सलमान साहब, आप अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इमरान खान का मुंह बंद हो जाता है तो क्या करेंगे? मतलब क्या करना है उसका? जो इंतशार है इस मुल्क के अंदर, ये जो ह्यू एंड क्राई और जो ये इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मुंह काला कराने का भेड़ा उठाया हुआ है, उसमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी। आप लोग देखें ना, अब ये जो पहले जो बहस चल रही थी, बात करनी है दलील से, बात करनी है दलील से, बात करनी है पॉलिसी पे। अगर शहबाज शरीफ बोल सकते हैं उनके लिए तो चारों टीवी चैनल्स, सारे टीवी चैनल्स हाजिर हैं, सारी स्क्रीनें लगा के बोले, आज बोलना शुरू कर दें, उनका मुकाबला करें। हमने पॉलिसीज पे बात करनी है, पॉलिसीज पे इख्तिलाफ हमारा होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा जो है ना, मेरा नहीं ख्याल ईमान, मेरा मैं आखिरी पॉइंट सलमान साहब को की बात को इंडोर्स करते हुए कि सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, अमल भी होना चाहिए, ये मैं इनकी बात इस पे इंडोर्स करूंगा। लेकिन अगर कोई शख्स बोलना चाह रहा है और उसे बोलने की भी इजाजत नहीं है, यानी इस मुल्क का आइन जो कि बोलने की इजाजत देता है, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम वो उससे इजाजत भी जो आइन के तहत मिली हुई है ले रहे हैं। लेकिन बड़ा सिर्फ ये बता दें कि अवाम की बेहतरी के लिए उन्होंने क्या बात की। उन्होंने जो कानून था, आइन था, 26वीं आइनवी तरीन थी और लोगों के मामला थे, उस पर क्या बात की? उनकी सिर्फ एक ही बात होती है, मैंने बाहर कर दो, मेरे होते मिलिट्री ट्रायल ना करो। और उसके बाद ये कि मुझे पहली दफा आपकी तारीख में कोई बंदा खड़ा हुआ है इस मुकदरा के खिलाफ, जो हमने एस्टैब्लिशमेंट का जिन बनाया हुआ है उसके खिलाफ जो है पहली दफा कोई बंदा खड़ा हुआ है और उसको कहा जा रहा है कि डील करें, तो वो नहीं कर रहा। तो ये छोटी बात है यार। आप अपना पॉइंट कंप्लीट कर लें, फिर मैं मजहर साहब की जानिब जा रहा हूं। जी जी प्लीज। मजहर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये पहले तो इनकी बहस
जो उलझ जाते हैं आपस में, मेरा ख्याल है आपने बारी पे बात करें, उलझे ना तो बेहतर है। ये सलमान साहब ने अभी बात की थी ना कि पिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी ट्रैफिक बंद हो जाती है, अजाब बन जाता है, और लाहौर में भी। तो ये जो सिक्योरिटी वाले हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हमने पाली हुई हैं, अपना पेट काट के पालते हैं, ये किस मर्ज की दुआ है भाई? जो ट्रैफिक ठीक ये कराया अगर करें, ये ट्रैफिक ठीक अगर कराने के लिए मुजाहिर साहब। चलिए मजहर साहब की बात कंप्लीट होने दें सलमान। देखिए, पहली तो ये पर ये मोहसिन नकवी की बात आ गई। देखिए, ये जब ये हुकूमत आई थी तो शुरू में वजीर आजम ने कहा था, क्योंकि ये लगाना चाहते थे नजम सेठी को, तो उन्होंने कहा वजीर दाखिला है, बड़ी आपकी मसरूफियत होती है, तो आप ऐसा करें कि दूसरी जगह वो छोड़ दें। तो वो फिर अभी जो मैंने पहले सेगमेंट में बातें की ना, तो मोहसिन नकवी ने फिर किसी को बता दिया और किसी ने फिर दारा जो कुछ करना था कर दिया होगा। अब गुजारिश ये है कि हम क्यों छीनते हैं किसी से एहतजाज का हक या बोलने का हक। 2 वज़ीर आज़म ने जेल से खत लिखे हैं। एक ने 2000 में लिखा और उसने कहा कि हाँ, ताकतवर हल्कों को लिखा ना कि मैं 10 साल के लिए चला जाता हूं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, चुप का रोजा रखूंगा। अब दूसरा जो है वो नहीं चुप का रोजा रख रहा, उसने भी ये खत लिखा है। और यही वो फर्क है जिसकी तरफ कंबर इशारा कर रहे थे कि अगर कोई शख्स आपकी जमहूरियत के लिए, ये देखें, ये जमहूरियत नहीं हमारे, ये तो अजीबो गरीब मजाक है, नौकरियां कर रहे हैं, ये जैसे मुलाजम होते हैं वैसे हमारे ये मुंतखब नुमाइंदे बने हुए। और अभी हमारे दोस्तों ने बात की कि कानूनी रास्ता अपनाएं। आपको पता है ये जो ट्रिब्यूनल है ये कितनी मुद्दत में फैसला करते हैं, उन्होंने फैसला क्यों नहीं किया? यहाँ ये है कि जो कानून के मुताबिक फराइज अदा नहीं करता उसको भी कोई पूछने वाला नहीं। ये अजीब मजाक है इस मुल्क में। ट्रिब्यूनल के लिए एक मुद्दत है, उसमें उन्होंने फैसला करना है। उस मुद्दत को गुजरे हुए भी 7-8 माह हो चुके हैं, अब उन्होंने फैसला नहीं किया ट्रिब्यूनल्स ने। तो कसूर पीटीआई के लोगों का है या ट्रिब्यूनल्स का है? तो अब तो भाई ये तमाशा आप लोगों ने लगाया हुआ है कि अच्छा ये रियाज साहब चीफ जस्टिस बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, रियाज साहब भी हमें वारे, तो कहीं से तबादला करके ले आए कोई। तो ये जो मजाक हो रहे हैं ना इस मुल्क के साथ, 2 पिलर हैं बड़े, वो गिर चुके हैं। मीडिया भी गिर चुका है और आपकी ये जो अदलिया का पिलर है वो भी गिर चुका है। आपकी इंतजामिया का जो पिलर है वो भी बस वैसे खड़ा आपको नजर आता है, खोखला हो चुका है। एक पिलर पे आप मुक्तदरा, एक पिलर पे आप पूरी स्टेट चलाना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता, ऐसे रियासतें नहीं चलती। अभी मैं इस प्रोग्राम से पहले एक इंडियन पंजाब के किसी पुलिस अफसर की गुफ्तगू सुन रहा था। वो वहां के एमएलए को कह रहा था, एसएचओ लेवल का आदमी, वो कह रहा था जो कानून कहेगा मैं उसके मुताबिक करूंगा, आप मुझे ट्रांसफर कराना है, जो मर्जी कराना है कराएं। हमारे यहाँ किसी सीसीपीओ की ये जरूरत नहीं होती, किसी आईजी की जरूरत नहीं होती कि वो किसी मुंतखब नुमाइंदे को इस तरह जवाब दे, इसलिए कि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है। अगर कानून की हुक्मरानी होती तो ये सारे मजाक ना होते। ठीक है मजहर साहब, आपका पॉइंट आ गया। रियाज साहब, आज हमारे ही चैनल के शो में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा ताकतवर रही है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जब भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला बिगड़े हैं तो उन्होंने एक दरवाजा खुला छोड़ा रखा है और पीटीआई ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। एक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इस तरह की सोच जमहूरियत की खतरनाक हो सकती है? मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब तो सीधी सीधी ये बात कर रहे हैं कि उस दरवाजा खोला होता था वो कंप्रोमाइज का दरवाजा होता था। मजहर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की जी। एक मियाँ साहब ने जेल से खत लिखा था और खत में उन्होंने कह दिया था कि जनाब ये रियायतें अगर दे दी जाती हैं तो मैं ये शर्तें मानने को तैयार हूँ। बात खत्म हो गई। इसी तरह उसके बाद बेनजीर थी, उनको भी कुछ शराइत के तहत वापस जो है जनरल मुशर्रफ ने अलाउ किया। गो के बज़ाहिर ये लगा कि जनाब उनकी विल के अगेंस्ट आ रही हैं और वो जो ईमेल्स वगैरह मार्क सीगल को गई और सारा कुछ। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बीवी का क्या हाल हुआ और अभी एक इमरान खान आ गए हैं। और बल्कि उससे पहले अगर हम मियाँ साहब की बात करेंगे तो
एक स्टाम्प पेपर पे वो चले गए कि जनाब वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त वजीर आजम है, उन्होंने गारंटी की थी ये इलाज करके वापस आ जाएंगे, और उसके बाद हमने देखा कि क्या हुआ। बाद में पता चला अपने ही वजीरों ने कहा कि जनाब ये तो जुबैर उमर भी ये बात कह चुके हैं कि जनाब ये सारा जो है वो 2019 से राब्ता शुरू हुआ और उसके बाद मामला तय हुए। मरियम बीबी भी इस डील के तहत चली गई, और अब इमरान खान का मामला है। तो मेरा ख्याल है कि अगर दरवाजा इमरान खान खुला रखते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन मौजूद हैं। और ये कई सीनियर लोगों से मेरी बात हुई है, चाहे वो सियासतदानों में से हैं, चाहे वो दूसरे तरफ जो के लोग हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो ऑप्शन उनको दिया गया था कई मरतबा। लेकिन उनमें ज़ाहिर है इमरान खान की भी अपनी कुछ शराइत हैं, फिर दूसरी पार्टी की अपनी कुछ शराइत हैं, तो मामला ज़ाहिर है कुछ लो दो में मामला आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो दरवाजा खुला छोड़ने का मतलब तो यही है, सीधा सीधा मुफाहमत है। अब एक डिक्टेटर के साथ अगर आपका मुवाजना था, मुशर्रफ में का हमने देखा, तो अब उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, मुशर्रफ के जमाने में क्या हुआ और मौजूदा हालात में अब क्या हो रहा है। तो मुफाहमत, अगर खान साहब अगर ये समझते हैं कि अगर वो जेल से बाहर आना चाहते हैं और अपने उस उसूल पे जिस पे एक साल से ये खड़े हैं कि जनाब 9 मई का पता उस लगाना चाहिए, उसका जुडिशल कमीशन होना चाहिए, 27 नवंबर का होना चाहिए, और इस पे वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो वो लाहौर में जो लोग सारे कैद हैं, इस्लामाबाद में, मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में, उन सब पे अगर कॉम्प्रोमाइज करने पे तैयार है तो बस ठीक है, दरवाजा खोल लें, ख्वाजा साहब को वाली बात मान लें और बात खत्म हो जाएगी। ये तो आसान काम है। और अगर वो समझते हैं कि, मेरा ख्याल है जो समझते हैं कि शायद कॉम्प्रोमाइज करना उनकी सूट नहीं करता, ना उनका वोटर सपोर्टर मानेगा, तो अब तक शायद इसी वजह से वो डटे हुए हैं कि अब अगर वो पीछे हटे तो उनके लिए न सिर्फ शर्मिंदगी का सामान होगा, बल्कि ओवरऑल जो ठीक है सारी उन्होंने रियाज साहब, स्ट्रगल ब्रेक की का है कहा जा वो रहा है, रायगा आ जाएगी। कहा जा रहा है नाज़रीन, इस पर मजीद भी अपनी तज्जियाकारों की राय जानेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सलमान साहब, ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस बन चुका है और असर नो इलेक्शन का भी मुतालबा कर रहा है, क्या लगता है आपको? विशफुल थिंकिंग है जी। यहाँ पे तो हर किसी का दिल करता है रोज़ाना इलेक्शन हो, रोज़ाना इलेक्शन होने चाहिए। अब वो नई गवर्नमेंट आएगी, वो नहीं मानेंगे तो फिर आप दोबारा कराएंगे। ये तो एक नेवर एंडिंग सर्कस है। देखें, सिस्टम्स को बेहतर करने की बात है। अच्छा, अभी बात हो रही थी ऑफ द एयर भी बात हो रही थी ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट की कि जी बैकडोर हमने कोई ना कोई जो है वो राब्ते वो रखे हुए होते हैं, ओपन रखे हुए होते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी रखे, नून लीग ने भी रखे, PTI ने वो सारे एग्जॉस्ट कर लिए। बात यह है कि इस बात में थोड़ा सा अगर आप इसको वे करें उनकी स्टेटमेंट को, तो ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। और आप सिर्फ इसको एस्टैब्लिशमेंट के तनाजुर में ना लें। खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के अलावा भी सबसे लड़ाई जारी रखी हुई है। देखें, पॉलिटिशियन से खान साहब की नहीं बनती, वो किसी सियासतदान के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है जब तक वो खुद बिल्कुल दीवार के साथ ना लगे हुए हों और उनके अपने मफादात ना आ जाएं। यही मौलाना फजलुर रहमान थे जिनको ये डीजल कहते थे, आज ये इनके साथ मीटिंगें कर रहे हैं। यही महमूद अचकज़ई थे जिनकी ये नकलें उतारता करते थे, आज उनके साथ ये बैठे हुए हैं। यही शेख रशीद थे जो इनको जहर लगते थे, कहते थे मैं सियासत छोड़ दूंगा, वही उनके साथ गवर्नमेंट के अंदर रहे। तो जब मफादात खान साहब के आगे आते हैं तो वो इन सियासतदानों के साथ हाथ मिला लेते हैं। इसमें कोई चीज़ नहीं है। मसला ये है कि खान साहब ने तमाम फ्रंट्स के ऊपर जो है ना लोगों के साथ लड़ाई को ली है। ही इज़ नॉट इन गुड टर्म्स विद द पॉलिटिशियंस। ही डजंट लाइक द जुडिशरी। वो जज जो उनकी मर्जी के फैसले नहीं देते वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो मुकद्दरा है उनके साथ तो वो नाम ले लेके कहते होते थे। क्या ये बात गलत है कि 9 मई वाले दिन जिस दिन खान साहब अरेस्ट हुए हैं एंड जब उनको रिहाई से पहले कोर्ट के अंदर जब रिपोर्टर्स ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो इस वक्त के मौजूदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो इन्वॉल्व है इसके अंदर, ये तो सारा काम उसका किया हुआ है। तो फिर उसी को कल इन्होंने परसों खत क्यों लिखा जिसको ये कहते होते थे कि या खान सानी है। तो फिर ये देखें, बात ये है कि खान साहब जो बात कर रहे थे अभी कंबर जैदी साहब कि आप इस बंदे को चुप करा के क्या करेंगे, और भाई वो बंदा चुप हो जाएगा तो अपनी सियासत भी ठीक कर लेगा। मसला ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो आप अपनी खामियां भी जो है ना वो एक्सपोज कर देते हैं, आप अपनी कमजोरियां भी बता देते हैं और आपको जरूरत नहीं है। खास तौर पे जब आप बैकफुट के ऊपर हैं तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, व्हिच खान साहब इज नॉट। ठीक है मजहर साहब, ख्वाजा आसिफ ने आज हमारे चैनल के शो में ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑपोजिशन के साथ नहीं चलेंगे। आपकी राय क्या है? क्योंकि 26वीं आनी तरमीम के दौरान भी मौलाना साहब ने PTI के साथ खूब मुलाकातें भी की, उन्हें यकीन दहानियां भी कराई और फिर हमने देखा कि वोट हुकूमत के हक में दिया। तो अब क्या मौलाना को हुकूमती सफ़ों में कोई मफाद नजर आता है? अच्छा, पहले तो मैं सलमान साहब की एक बात जो है ना उसका जवाब देना चाहूंगा। अभी उन्होंने फरमाया कि वो इमरान खान जो है वो सियासतदानों से भी नहीं मिलता, दरवाजे बंद किए हुए हैं। काफी हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन आप देखिए उनकी हुकूमत जो थी उसमें मुस्लिम लीग काफ भी थी, उसमें MKM भी थी, उसमें मैंगल साहब भी थे,
तो उनके साथ भी तो गुजारा हो रहा था। मेरा ख्याल है कि वो जो डीजल वाली आपने बात की, डीजल का नाम ख्वाजा असद साहब ने दिया था, मौलाना साहब को। और वो जो कहा करते थे कि मैं इसको सड़कों पे घसीटूंगा, मैं इसका पेट फाड़ के निकालूंगा, वो तो भाई शीरो शक्कर हुए बैठे हैं। और दूसरे जो कहते थे बिलावल कि ज़ियाउल हक इनका असली बाप है और ये मौलवी हैं और फलाना है, तो ये सारे एक दूसरे पे इल्जाम लगाने वाले मफाद के तहत इकट्ठे हुए चूरी खाने के लिए। मुबारक हो, आज वो जमानत हो गई है उनकी, केस से बरी हो गए हैं हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ। ख्वाजा आसफ जो हैं वो चूंकि उनके वालिद साहब भी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में रहे हमेशा, ये अलग बात है कि 1985 के जो गैर जमाती इलेक्शन हुए तो उसमें ये जो मुल्तान से खानेवाल से एक नौजवान उस वक्त सियासतदान आया था, फखर इमाम, उसने ज़ियाउल हक की मंशा और मर्जी के खिलाफ हरा दिया था स्पीकर के इलेक्शन में। तो ख्वाजा साहब की बात को तो मैं अहमियत इसलिए नहीं देता कि वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है। 2018 में उनको एक टेलीफोन कॉल जितवाती है, 2024 में टीवी जो रिजल्ट बता रहे थे वो पता ही है लोगों को, या जो असली फॉर्म 45 के रिजल्ट है। तो जो आदमी पब्लिक का नुमाइंदा नहीं, वो कैसे बातें कर सकता है? उसको तो बात ही नहीं करनी चाहिए, उसको शर्म से डूब मरना चाहिए, जो जाली जीत तो उसने सजाई हुई है। तो मैं तो पिछले दिनों भी आप ही के शायद प्रोग्राम में ये बात की थी कि उसके सबॉर्डिनेट के लिए उसकी गाड़ी रोकी गई और उसको इतनी शर्म नहीं आई। ठीक है मजहर साहब, आपका पॉइंट आ गया है, माजर चाहूंगी, वक्त की कमी है। रियाज साहब, आज शो के दौरान उमर अयूब ने खबर देते हुए कहा कि नैब अब सिंध में पीपल्स पार्टी के पीछे पड़ेगी। क्या समझते हैं, उमर अयूब साहब ने ये बात किस बुनियाद पर की है? जी, ये बहुत सी चीजें, कुछ पिछले एक हफ्ते में बहुत सी चीजें बदली भी हैं और सुनने में आ रहा है, कुछ मालूमात मेरे तक पहुंचाई गई थी कि जनाब इसको रिपोर्ट किया जाए, जिसमें अच्छी खासे डॉक्यूमेंट्स भी थे और वो आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से थे और मेरा ये गुमान है कि शायद वो कुछ और लोगों को भी भेजे गए थे और जिसमें उनके बहुत से माली मामलात के हवाले से बड़ी तफसीलात थी। तो पिछले कुछ 4-5 दिन तो मैंने इस तजस्सुस में गुजारे, उसको ज़ाहिर रिपोर्ट तो नहीं कर सका क्योंकि मुझे अंदाजा था कि कोई हमारे कंधे को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मुझे जो तजस्सुस रहा वो ये था कि कौन है जो इस वक्त इनके पीछे लगा हुआ है और इनको या तो बदनाम करना चाहता है या इनका कोई और टारगेट है कि अगले 6 माह में इनके साथ क्या करना है। शायद जो बहरिया टाउन के जो मामलात हैं दुबई में, उस वाले मामले पे कुछ लोग नाराज हैं या क्या मामला है इसकी समझ बूझ नहीं है। लेकिन उमर अयूब का ये कहना और ख़ास तौर पे उमर अयूब जिस हवाले से जाने जाते हैं, उनका एक माजी भी है और जो इनके मौजूदा कनेक्शंस हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें शायद किसी हद तक सच्चाई भी हो सकती है। चूंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बता रहा हूँ, तो वो बात और ये बयान अगर मिला ली जाए तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो तलवार है नैब की, वो बाकायदा तौर पे जो है वो उन पे सिंध में रखी जा सकती है। फेक अकाउंट्स केस जो सबसे बड़ा स्कैंडल था 17-18 में स्टार्ट हुआ मियां साहब के दौर में, लेकिन उसके बाद जो मेमन साहब थे DGFIA, बाद में तो जाहिर है वो PMLN के सदर बन गए, लेकिन फेक अकाउंट्स केस में उनका बड़ा एक रोल था जो उन्होंने एक अंजाम तक पहुंचाया जिसमें बड़े बड़े नाम थे जो आज चाइना भी पहुंचे हुए हैं। तो बहरहाल ये मेरे लिए हैरानी नहीं होगी अगर उनके हवाले से कोई चीज होती है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कुछ पक रहा है उनके हवाले से। क्या पक रहा है ये अभी तक कुछ मालूमात ठीक हो गया। कंबर, जैसे मजहर साहब ने भी कहा कि 1 साल होने को है, इलेक्शंस का ऑडिट क्यों नहीं हुआ और जिसने भी संजीदगी दिखाई उसकी डिग्री का मामला बना दिया गया, आईनी तरमीम की गई या फिर जजेस का तबादला किया गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने भी कुछ राज खुले थे, अब पता नहीं वो भी कहाँ हैं। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन की गैर शफाफियत पर कोई इबाम बाकी होगा? ईमान, देखें, अलमिया तो यही है कि यहाँ पे इलेक्शंस के ऑडिट की जब बात आती है तो वो जमात इस्लामी जो कहती है कि हम फॉर्म 45 प्रोवाइड करेंगे, वो भी पीछे हट जाती है। वो कहते हैं आपकी जंग है, आप लड़ें। फिर वो जो जज साहब जो ये तमाम मैटर सुन रहे होते हैं, उनके खिलाफ अचानक से सिंडिकेट एक जाली डिग्री का केस खोल कर बैठ जाता है, जो कि जिस केस का फिर मुकद्दर क्या होता है कि वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आता है और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से भी उस केस को
उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये तो यहाँ पे मामलात हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इस केस को सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि आप फॉर्म 45 लेकर आए, उन फॉर्म 45 को हम देखेंगे, उसका ऑडिट होगा, उसके मुताबिक जो है इस्लामाबाद के 3 हलकों को जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला दे देगा, उनको हटा दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने 2 नहीं 3 दरखास्तें दायर की उनको हटाने के लिए, और उसके बाद फिर अचानक से उनकी जाली डिग्री का केस खुल गया। जब वो हाई कोर्ट में हाय रो रहे थे, हाई कोर्ट में जब उनका ट्रांसफर हो रहा था, तब किसी ने जांच पड़ताल नहीं की, लेकिन खोल ये केस तब दिया जाता है जब वो इलेक्शन मैटर सुन रहे हैं। आइन में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कितने अरसे में जो है केस को कंप्लीट करना है, उसका फासला देना है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, अभी देख लें 180 सीटों का अगर तनाज़ा है, कितनी सीटों पर कर चुके हैं। फाफिन की रिपोर्ट आई है, उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि हम 50% से ज्यादा केसेस अभी पेंडिंग में है। पूरा साल गुजरने को है, लोग मुख्तलिफ अदालतों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ अदालतों से स्टे ऑर्डर भी आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल से कोई वाज़े तौर पर मुख्तलिफ हलकों में फैसले नहीं आ सकते, कोई फैसले नहीं आ रहे हैं। ठीक है कमर, और क्यों आप आप जानते हैं ये प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।